हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीव सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर पूरे का पूरा सेशन। एकदम क्लैरिटी हो जाएगी और ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, एकदम छोटा टॉपिक है और इसमें समझने वाला भी कुछ ज़्यादा चीज़ें है नहीं है। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरे के पूरे को फटाफट से। फंडामेंटल ड्यूटी को एफडी भी बोल देते हैं, कहीं एफडी लिखा जाए पॉलिटी के अंदर तो उसको फिक्स डिपॉजिट मत समझ लेना, फंडामेंटल ड्यूटी होता है। आर्टिकल इसके अंदर इन्वॉल्व केवल और केवल एक ही आर्टिकल है 51A, सिर्फ एक आर्टिकल है इसके अंदर, जी हाँ। और पार्ट इसका है 4A, तो यानी कि बहुत आसान है इसको याद करना भी चीज़ों को। अब देखिए इसके अंदर क्या है, 11 गाइडलाइंस डाली गई हैं सिटीजन्स के लिए कि बेटा आप ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट होंगे आपके पास, लेकिन अगर आपको राइट्स दिए जा रहे हैं, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो आपके कुछ फ़र्ज भी बनते हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। आप दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ड्यूटी ना करें और अधिकार की डिमांड करें, है ना। तो ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया है ये। इसका ओरिजिनल जो कंसेप्ट आया है ना, ये मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन अबाउट द एफडीज। मैं आपको मुद्दे की बात बताऊँ तो ये इसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे देश ऐसे, लगभग अगर आप बड़े देशों की बात करें तो केवल और केवल जापान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसके अंदर ये देखने को मिलेगा, नहीं तो सब देशों ने इसको हटा रखा है। कोई भी देश इसको यूज़ नहीं करता है। क्यों नहीं करता अभी बताऊंगा मैं आपको। जो आइडिया है इसका कहाँ से लिया गया है, सोवियत यूनियन हुआ करती थी पहले, है ना। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए, उसके अंदर से इसको उठाया गया है और उसमें मेजर पार्ट रशिया का हुआ करता था और सोवियत यूनियन मतलब भी रशिया था, है ना। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो रशिया खुद अपने संविधान में इसको इंक्लूड नहीं करता, डज नॉट हैव द ऑल दीज एफडीज, है ना। लेकिन जो जापान है, अगर बड़ी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। अब होता क्या है कि 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये 1976 में यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम में ये जो है ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए 1950 के आसपास का है और ये 1976 में ऐड हो रही हैं, बाद में ऐड हो रही हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि जो 2002 में क्या होता है, वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको ऐड कर दिया जाता है और ये वही ड्यूटी है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग बात करके आ रहे थे कि भैया वो जो पेरेंट्स है उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए है, तो 51A के अंदर ऐड किया जाएगा। वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे भी पढ़ा है, पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ और आगे कंटिन्यूटी में वही सब चीज़ चल रही है। तो ये सीक्वेंस की बात है, एक सही सीक्वेंस में कंटेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको आगे पीछे कर दिया जाए तो फिर बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि भैया बात कौन सी कहाँ पे जा रही है। इसीलिए ये जो बनाई गई है ना पीपीटीज और ये पूरा जितना भी आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, सारा कंटेंट बहुत सीक्वेंसिंग के साथ बनाया है मैंने। इसमें क्या है, देवर एडिड ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। अब अगर पर्सन का नाम पूछ लिया जाए या कमेटी का नाम पूछ लिया जाए कि ये जो ऐड की गई हैं ये किसके बिहाफ पे ऐड की गई हैं, कौन था इसके कमेटी के पीछे मास्टरमाइंड जिसने कि इसके ऊपर पूरा का पूरा काम किया और बाद में इसको ऐड किया, तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह। अब ये जो है, क्या इन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से कर लिया था? जी नहीं, इनको किसने रिकमेंड किया कि ये करने के लिए काम? उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है भाई। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट के ही, आई थिंक पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। और 2 साल भी नहीं, ये पिछले साल के अंदर ही आ रखा है मेरे हिसाब से, तो 2 साल भी छोड़ो, ये पिछले साल ही आ रखा है। और मैंने बच्चों को ये भी बताया था कि भाई ये देखो, ये हमारी पॉलिटी पड़ी है, एक एक सवाल यहाँ से निकल के आ रहा है पेपर के अंदर। और मैंने ये क्लियर कट दिखाया कि मैंने कहा ये देखो, ऐसा सवाल जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है वो पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बहुत डेप्थ में हमने चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो इंदिरा गांधी ने इनको, सरदार स्वर्ण सिंह को ये बोला था कि भैया आप इनके ऊपर काम कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। इन्होंने काम किया और बाद में ऐड हो गई, सिंपल सी बात ये है। इट रिकमेंडेड ओनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन्होंने जो बनाई थी वो केवल और केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई थी, जबकि मैंने क्या बोला कि हमारे आज की डेट में संविधान में 11 हैं, तो बाकी की जो है वो बाद में ऐड की गई थी। और जब इन्होंने ऐड की थी तो इन लोगों ने क्या किया था, इन दोनों ने ये रिकमेंड किया था इसके अंदर कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आपको पिक्यूनरी पनिशमेंट्स दी जाएंगी। अब आप सोच रहे हो पिक्यूनरी पनिशमेंट्स होती है, पिक्यूनरी होता है पैसे से संबंधी, यानी कि आपको एक तरह से मॉनिटरी, इसको मैं आज देखिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर कहीं की एंटोसाइनो भी सिखा रहा हूँ आपको। पिक्यूनरी का मतलब होगा मॉनिटरी, एक तरह से कि पैसे। तो ये आपके ऊपर पनिशमेंट लगा सकते हैं, भैया अगर आपने ये ड्यूटी का हनन किया तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट डिड नॉट वेलकम द पनिशमेंट पार्ट। गवर्नमेंट ने कभी भी ये फोर्स करने की कोशिश नहीं की कि हाँ
लोगों से पनिशमेंट करवानी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जितनी भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दे दिलवा रहे, तो क्या गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगा रही है? आज की डेट में कभी भी लगाती नहीं है। आप देखिए, बहुत ऐसा कोई रेयर चांस भी नहीं देखने को मिलता है ना। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कभी भी फाइन के ऊपर वेलकमिंग नहीं है, बट ये चाहती हैं कि इनको आप करें ज़रूर फॉलो। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि ए न्यू पार्ट 4A और एक नया आर्टिकल 51A वर एडिड बाय द वर्च्यू ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब देखिए कि यहाँ पे अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 की बात करते हैं तो उसके तहत ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, और एक नया आर्टिकल 51A के नाम से ऐड किया गया था, जिसके अंदर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया। और अगर पार्ट की बात करते हैं तो मैंने बताया ना कि बाहर कंटेंट टेबल में भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर है ये, तो ये 4A चैप्टर है, एक तरह से समझ लेना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर 10 ड्यूटीज़ वर एडिड टू आर्टिकल 51A इस टाइम पे, लेकिन प्रेजेंटली इसके अंदर 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 8 बोला, बाद में इसके अंदर 10 ऐड की गई थी, और साथ में मैं क्या बता रहा हूँ, अब 11 हो गई हैं। अब होता क्या, 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडिड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये मैं अभी लास्ट लेक्चर में आपको समझा के आया था DPSP के अंदर ही, कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने क्या कहा कि 6 से 14 साल के बच्चे को, उसमें और भी चीज़ें थी बट मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, 6 से 14 साल के बच्चे को आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, और साथ में बच्चे को एजुकेशन तो देनी ही देनी है, लेकिन एक चाइल्ड केयर डेवलपमेंट भी उसकी करनी है। तो ये दोनों चीज़ें पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि उनको ये निभानी ही निभानी है। ऐसा नहीं कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे और उसकी एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और साथ में ही एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी इसके तहत बनाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब आइए देख लेते हैं कि टोटल हमारी 11 ड्यूटीज़ है कौन सी। एक और मैं बात बता दूं, क्या ये जस्टिशिएबल है सारी की सारी ड्यूटीज़? जस्टिशिएबल का क्या मतलब होता है? क्या आप कोर्ट में जा सकती है गवर्नमेंट की, भैया इस सिटीजन ने इस ड्यूटी का पालन नहीं किया तो चलो इसको कोर्ट में घसीटते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप लिख लीजिए इनको कहीं पे मार्क करके, नॉन जस्टिशिएबल। ये जो है ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं होता अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं इन ड्यूटीज़ के बारे में। 11 ड्यूटी है कौन कौन सी हैं। आप देखिए, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप वैसे ही बिहेव करेंगे इस देश में रहना है तो। दूसरा, आप नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेंगे, पहली बात। सेकेंड पॉइंट है, फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो जिन लोगों ने अपनी जानें दे दी आपके लिए, जो आज आइडियल्स हैं, जितने भी आप रेवोल्यूशनरीज हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, नेहरू जी, मतलब उन सब का सम्मान करेंगे आप, उनके आइडियल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी का आप, यानी कि सुप्रीमेसी का, सुप्रीम पावर का प्रोटेक्शन हमेशा करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम अपने देश को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अलग स्टेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिंपल सी बात ये है। फिर नेक्स्ट, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। कभी हमारे देश में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब बोला जाए कि भैया अब तो जान पे बनाई है, तो हर घर से कम 1 या 2 व्यक्ति आएँ जो हट्टे कट्टे हैं, आज देश को ज़रूरत है आपकी। तो अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर में पसरे हुए हैं, आप आए। जैसे कोविड का टाइम, एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ, तो उस टाइम पे भारत सरकार ने ये गुहार लगाई थी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी नर्सिस हैं, वो आगे आएँ, वही हमारे रियल वॉरियर हैं। तो अगर चाहते वो लोग तो वो भी बैक एंड पे घर पे अपने काम कर सकते थे बैठ के। उनको क्या ज़रूरत थी आके कोविड के अंदर लोगों को इलाज करने की, और ख़ुद को भी उनको कोविड हो सकता था। तो बट वो आए ना, नेशनल हीरो बने ना, तो देश को जब ज़रूरत थी तो वो आए, है ना, वही वाली चीज़ें, नेशनल सर्विस के लिए आए वो। फिर नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि आप भारत के अंदर एक भाईचारे वाली, वही मैंने बताया था ना, सलमान खान को बोलोगे भाई, है ना, तो वो मुड़ के देखेगा तो बोलना ये लो चारा, तो वही वाली चीज़ है भाईचारा। यस, दिस इज कॉल्ड बिगेस्ट पीजे। तो ये है कि आप भाईचारे की भावना को
निभाएंगे, इस देश में रहेंगे। तो नेक्स्ट है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। इसका मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि होता क्या है कि जैसे एक देश है, तो देश में मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदू कल्चर भी है, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे और भी धर्म है, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि अभी हिंदूज हैं, हिंदूज का धर्म में क्या है, टेम्पल्स हैं। वहीं पे इनके धर्म में मान लीजिए कि मुस्लिम्स में जैसे है मस्जिद। अब ये हो सकता है ना कि ये हिंदूज जाके इनकी मस्जिद तोड़ दें और ये मुस्लिम्स आके यहाँ पे मंदिर तोड़ दें, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ का पुजारी इनके मौलवियों को मार दे और वो मौलवी आके इनके पुजारियों को मार दें। तो ये क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हो, एक तरह से दोनों कल्चर्स का हनन कर रहे हो। आप इस कल्चर को भी खराब कर रहे हो, उसको भी कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, है ना, इसको सीरियसली मत ले जाना कुछ भी। तो इसमें क्या हुआ, दोनों कल्चर खराब हो रहे हैं। जबकि हमारा देश क्या बोलता है कि भैया जितने भी कल्चर है ना, हम सबको प्रमोट करते हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। आप अपने कल्चर को डेवलप कीजिए, इस देश के अंदर कोई समस्या नहीं है, बस आप दूसरे का नुकसान मत कीजिए। कंपोजिट का मतलब होता है ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। कंपोजिट मतलब खुद ही अपने आप में है कि ए वैरायटी ऑफ कल्चर्स। तो यानी कि उसको हम प्रिजर्व करेंगे, किसी के दूसरे के कल्चर में टांग नहीं फंसाएंगे। अपने कल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे को रोक नहीं सकते, वो भी करेगा, है ना। नेक्स्ट है प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि आप फॉरेस्ट्स हैं जैसे, है ना, या नेचुरल जैसे मान लीजिए कि नदियां हैं, झरने हैं, तो हम ये नहीं कि उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमेशा उन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, नेचुरल हैबिटेट को बचाने की कोशिश करेंगे, सस्टेनेबल चलेंगे। और जो वन्य जीव भी हैं उनके प्रति भी हम दयालु रहेंगे। ये नहीं कि कोई भी आपको दिख गया, है ना, वन्य जीव, और उसको मारा काटा और पका के खा लिया, ऐसे वाला हाल नहीं है। उनके प्रति हमें एक वो होना चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप जो है अपने देश के अंदर जब रहेंगे तो एक विजिलेंट पर्सन के तौर पे रहेंगे, और हमेशा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए कि ऐसा क्यों, है ना। तो यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप चलेंगे इस देश में। नेक्स्ट है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है ना, ये बहुत ज़रूरी है आज के देश में। आजकल ना बस इसी की कमी है, जिसकी वजह से लोग भक्त से अंधभक्त और मतलब पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कट्टरता लोगों के अंदर आ जाती है। मैंने देखा, मैं कई स्टेट्स ट्रैवल किया हूँ, तो मैंने देखा कई स्टेट्स में, मैं नाम तो नहीं लेता किसी स्टेट का, कई स्टेट्स में ऐसा है धर्म के नाम पे कि एकदम लोग कट्टर हैं, पागल हैं, मतलब कि धर्म के बारे में बोल दिया तो हम काट डालेंगे, है ना, ऐसे अजीबोगरीब। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक स्टेट में गया, मैं नाम नहीं बता रहा स्टेट का, क्योंकि फिर क्या है कि लोगों को फील होने लग जाता है। तो मैं उस स्टेट में गया, तो वहाँ पे आई थिंक हनुमान जयंती का टाइम था, तो मैं वहाँ पे लाइन में लग गया। वहाँ पे क्या था, लंगर चल रहा था और रात का टाइम था, रात को लंगर चल रहा था। तो वहाँ लाइन में लोग लगे हुए थे और सब अपने अपने पत्तल में लेके और आगे चले जा रहे थे। तो मेरा भी मन हो गया, वैसे मैंने खा रखा था, पर मन हो गया कि चलो खा लेते हैं यार, क्या पता कैसा है यहाँ के स्टेट का, टेस्ट करके देखते हैं लंगर। अब यूजुअली हम तो यार अपने तो यहाँ पंजाब साइड में, चंडीगढ़ साइड में तो गुरुद्वारों में रोज़ ही लंगर लगे रहते हैं, है ना, आप देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं वहाँ लाइन में खड़ा हो गया, है ना। अब हनुमान जयंती है उस दिन, जयंती क्या बोले, जन्मोत्सव बोलना चाहिए, जयंती तो नहीं बोलना चाहिए। तो लाइन में लगे हुए, मेरा नंबर आता है, मैं उनसे लेता हूँ और मैं आगे निकलता हूँ। तो आगे दो अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे लोग उन्होंने खड़े कर रखे हैं, जो विजिलेंट है, जो देख रहे हैं कि ये किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को रोक रोक के वो क्या कर रहे थे कि तुम बोलो जय श्री राम, तुम बोलो जय श्री राम। हर किसी को नहीं, जिसके ऊपर डाउट है। भाइयों को मेरे ऊपर डाउट हो गया यार, कमाल की बात है, मेरे को रोक के बोलते जय श्री राम बोलो तभी जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। अब मेरे को एक बार तो अंदर से बहुत एग्रेशन आया कि भाई ये पड़ा तुम्हारा लंगर, तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए, है ना। अजीब सा लगा है, मतलब एकदम से ऐसे। एक होता है कि आप अपने दिल से बोलें, अब दिल से हम कितनी बार भगवान राम का नाम लेते हैं, मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ कितना कुछ, है ना, तो जय श्री राम बोलते भी हैं हम लोग। लेकिन वो होता है एक खुद के अंदर से बोलना। एक हो गया कि किसी ने आपको फोर्स कर दिया आपको कि भैया तुम्हें जाने ही तब देंगे जब तुम भगवान राम का नाम लोगे। एक्चुअली में क्या है कि वहाँ पे आसपास में मुस्लिम लोग भी बहुत रहते, तो उनको ये लग रहा था कि कहीं मुस्लिम आके यहाँ पे लंगर ना खा जाए। भाई वो अपने धर्म के इतने पक्के लोग हैं, वो क्यों आके यहाँ पे लंगर खाएंगे। आप जाओगे मुस्लिम्स के वहाँ पे लंगर खाने, नहीं जाओगे ना। तो सिंपल सी बात है, इतना ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, बट पता नहीं लोगों के दिमागों में पता नहीं क्या कचरा भर गया आज की डेट में कि लोग ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो मेरे को पहली बार अपना जो रियल लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पहली बार मेरे को वो कट्टरता फील हुई एक धर्म की ना, कि भैया ये क्या सेंस बैठी, आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये कोई सेंसिबल चीज़ थोड़ी है। इसीलिए मैंने बोला कि आज की डेट में साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए, थोड़ी समझ तो होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो मतलब धर्म के नाम पे। ये इससे आप धर्म के साथ जोड़ नहीं रहे हो, आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो इससे, फिर समझे। इसीलिए धीरे धीरे आप देखिए कि लोग धार्मिक होना ही बंद हो गए हैं, ऐसा समय आना शुरू हो गया है। तो ठीक है यार, कलयुग वाली बात है ये, और कुछ नहीं है। बस भगवान के नाम पे जो हल्ला मचा के रखते हैं लोग, है ना, वो आप मत ही पूछिए तो अच्छा है।
फिर नेक्स्ट है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कि हम हमेशा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे कि हम एक्सीलेंस अचीव करें, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में हो, हम हमेशा एक्सीलेंट बनने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि खुद को गड्ढे में गर्त में लेके जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, लास्ट है ये ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स की या फिर गार्जियंस की, वो अपने बच्चों को कम से कम 14 साल तक के जब तक नहीं हो जाते हैं उनको एक एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूर दिलाएंगे, ठीक है, ये उनका फ़र्ज़ है। ये सारी की सारी होगी फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक कंसेप्ट अभी भी बाकी रह गया कि जिसके अंदर मैंने बोला था कि क्यों कोई भी देश इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रमोट नहीं करता है, और इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई जब ये बनाई गई। अब आपको मैं बताता हूँ उसका कारण। आपने जब ये सारी ड्यूटीज़ पढ़ी होंगी तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ आई होगी कि ये लिखा क्यों हुआ है भाई, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ये तो है ही है। मतलब आपको अपने देश के रिसोर्सेज को बचाना है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आपके देश में विपदा आ गई, आपको आगे आगे देश को बचाना है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। देश की धरोहर का सम्मान करना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को एजुकेशन देनी है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप देखिए जो भी चीज़ है, आपके दूसरे ब्रदरहुड की तरह रहना है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कंपोजिट कल्चर का फॉलो करना है कि दूसरे धर्म को भी फॉलो करें, जो वो कर रहे हैं उनको करने दो, जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, कोई समस्या नहीं है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कि अब हर जगह पे मसला नहीं सुलझाएंगे या टांग नहीं अड़ाएंगे। तो ये सब जब आप पढ़ते हैं इनको तो आपको समझ में आएगा कि ये तो एक नॉर्मल बातें हैं भाई, कि जो हर कोई करेगा ही, अगर आप नहीं भी लिखेंगे ये तब भी होंगी। और ऊपर से यहाँ पे क्या लिखा है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। जैसे ही इन्होंने ये लिखा कि ये नॉन जस्टिशिएबल है तो वहीं से इसकी इसेंस भी खत्म हो जाती है और इसकी सीरियसनेस भी खत्म हो जाती है। या तो ये बोल दो कि इसके चक्कर में गवर्नमेंट बार बार लोगों के ऊपर केस करेगी और बार बार कोर्ट में जाएगा, जस्टिशिएबल मैटर है ये, है ना, तब तो लोग इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। लेकिन फिर ये अपनी इसेंस खो जाते हैं जैसे ही ये बोल दिया जाए कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, तो इनको कोई फॉलो करे या ना करे फिर वही वाली सीन हो जाता है। बट ये ऐसी चीज़ें जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली, कि जो करनी ही है एक देश के नागरिक को, सिंपल बात भाषा में ये बोल रहा हूँ मैं। तो इस वजह से इनको कभी भी किसी भी बड़े कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा नहीं है। हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको निकालने की ही कोशिश की है, रखा किसी ने भी नहीं, रशिया ने भी नहीं रखा, जहाँ से हमने अडोप्ट किया उन्होंने भी नहीं इसको रखा है, सिंपल बात। और एक और चीज़ है कि इसकी आलोचना क्यों बहुत ज़्यादा हुई। आप देखिए कि इसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप टैक्स देना भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जब आप कमा रहे हैं तो आप टैक्स भी प्रॉपरली देंगे, टाइम पे देंगे, ये कहीं नहीं लिखा। फैमिली प्लानिंग के ऊपर कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि भैया देश की जनसंख्या, आज भारत टॉप पे पहुंच गया, सबसे टॉप पे जनसंख्या किसकी है, चाइना की नहीं है, भारत की हो गई है, चाइना नीचे आ गया है। तो आप देखिए कि फैमिली प्लानिंग के ऊपर कोई इसके अंदर वो नहीं है, फैमिली फंडामेंटल ड्यूटी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग थे, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल भी वेलकमिंग नेचर में नहीं देखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसीलिए मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब कोई नहीं पूछने वाला ये सब चीज़ें आपसे, ये मैंने बता दिया कि है क्या। 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये थी, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में ज़रूर पूछ सकता है। ये 2-4 चीज़ें होती हैं, या कौन सी कमेटी थी इसके लिए, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, क्या ये जस्टिशिएबल है, नहीं ये नॉन जस्टिशिएबल है। तो यही मोटे मोटे तौर पे चीज़ें जो आपसे ये पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत आसान सेशन था और छोटा सेशन था। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।